ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने एग्जाम के कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके एग्जाम में हर साल जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं संगठनों के बारे में हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। महत्वपूर्ण संगठन के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी संगठन आपको क्रम से मिल जाएंगे। आज हम लोग ब्रिक्स के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एक बार इन सभी देशों को देख लीजिए। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखिए भारत ये हो गया, चाइना ये हो गया, रूस आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा और दक्षिण अफ्रीका यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्राजील आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं की ब्रिक्स की बात हो रही है। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त नाम है। और ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है जो वैश्विक आबादी का लगभग 41%। अब आप देखिए भारत और चाइना के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24%, विश्व वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है इस समूह। और ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है और इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा उन अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं हर हाल। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी इसे एक मान लीजिए इस बार आप देखते हैं कि ब्राजील ने कर दी। अगला जो आप देखें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता रसिया कर देगा, रूस कर देगा। फिर आप देखते हैं कि उसके बाद जो होगा उसकी इंडिया कर देगा, फिर उसके बाद जो होगा उसकी चाइना कर देगा, फिर आप देखिए उसके बाद जो होगा उसकी साउथ अफ्रीका कर देगा, फिर उसके बाद जो होगा उसकी फिर ब्राजील करेगा। एक क्रम आप देखेंगे चलता रहता है। अगर हम लोग ब्रिक्स की शुरुआत की बात करें तो ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सर्च के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। पहले आप देखते हैं ब्राजील, रूस, भारत और चीन ही इसमें शामिल था। 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया और इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। और आप देखिए पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर आप देखिए दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और फिर इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग देखिए इसके उद्देश्य की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोई संगठन बनता है तो उसका कोई उद्देश्य तो रहता है, उसके किसी उद्देश्य के लिए तो उसकी स्थापना की जाती है ना। तो आप देखेंगे ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। और ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाए और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। और ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाइयों के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। अगर हम लोग ब्रिक्स के सहयोग के क्षेत्र देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्थिक सहयोग। तो ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स समझौते से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि सामने आए हैं।
और ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और एकीकृत व्यापार तथा निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। फिर आप देखिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने और संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों में तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता, सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल विक्स के साथ साथ मीडिया फोरम भी शामिल है इसमें। फिर आप देखिए राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, ये भी क्षेत्र है इसका सहयोग का क्षेत्र। तो ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। और ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह तथा सर्वोत्तम कार्यों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है। और यह वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल देता है ताकि वह बहुपक्षवाद पर आधारित हो और अधिक संतुलित हो। दक्षिण अफ्रीका विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण दक्षिण सहयोग शामिल है। सहयोग तंत्र, ये भी आप देखते हैं कि इसका एक क्षेत्र है सहयोग का। तो सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है। ट्रैक 1, राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनयिक जुड़ाव। ट्रैक 2, सरकार से समृद्ध संस्थानों के माध्यम से संबद्ध, उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और व्यापार परिषद। ट्रैक 3, सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। और आप देखते हैं कि वैश्विक संस्थागत सुधारों पर ब्रिक्स का प्रभाव क्या पड़ा है। तो आप देखिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग शुरू करने का मुख्य कारण 2008 का वित्तीय संकट था और इस वित्तीय संकट के कारण डॉलर के प्रभुत्व वाली मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह उत्पन्न हुआ था। और ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन और तेजी से उभरते हुए बाजार जो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं को दर्शाया भी है। ब्रिक्स ने संस्थागत सुधार पर जोर दिया, जिसके कारण 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में सुधार हुआ है, IMF के में। अब IMF के बारे में आपको बता देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। IMF की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है एक 27 दिसंबर 1945 में वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान की संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना IMF का उद्देश्य है। इसमें वित्तीय संगठनों में पश्चिमी प्रभुत्व को कम कर दिया और ब्रिक्स देशों को बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेटर बना दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। और 2014 में आप देखिए ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। NDB के संचालन के प्रमुख क्षेत्र आप देखिए स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। NDB सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है और NDB का मुख्यालय संघाई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत में NDB द्वारा वित्त पोषित प्रमुख परियोजनाएं, तो NDB के द्वारा मुंबई मेट्रो, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के लिए क्षेत्रीय तीव्र पारागमन प्रणाली और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित भारत में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण भी किया जा रहा है। NDB द्वारा अब तक लगभग आप देखिए 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई। और आप देखेंगे कई जगह आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ये क्या है? तो आप देखिए वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक
रिजर्व व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई थी। और सी, इसे शॉर्ट में आप लोग CRA का उद्देश्य क्या है? भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता प्रदान करना है। और CRA की प्रारंभिक क्षमता आप देखिए $100 बिलियन है। यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने और मौजूदा वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में योगदान देगा। और इसकी चुनौतियों की बात करें तो 3 बड़े देश रूस, चीन, भारत की अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो ये चुनौतियां भी याद रखिए। दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधित्व बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमहाद्वीपीय होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार करना चाहिए। ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। अभी तक जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास आधारभूत संरचना के निर्माण को ही एजेंडे में प्रमुखता मिली हुई है। ब्रिक्स आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है जिसमें वैश्विक शासन में संप्रभुता, समानता और बहुलवाद शामिल है। इनकी अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि 5 सदस्य देशों पर स्वयं के राष्ट्रीय एजेंडे हावी हो सकते हैं। डोकलाम में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस सामान्य धारणा को समाप्त कर दिया कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। चीन के सहयोगी राष्ट्र जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ब्रिक्स सदस्य विशेषकर चीन और भारत के बीच संघर्ष भड़का सकते हैं। और आप देखते हैं कि इसमें विषम जातीयता, आलोचकों द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि ब्रिक्स राष्ट्रों की विषम जातीयता सदस्य देशों की परिवर्तनशील भिन्न प्रकृति, जहां देशों के अपने अपने अलग हित हैं, से समूह की व्यवहार्यता को खतरा पहुंच सकता है। चीन केंद्रित समूह, ब्रिक्स समूह के सभी देश चीन के साथ एक दूसरे की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं और इसके लिए इसे चीन के हित को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में दोषी ठहराया जाता है। और चीन के साथ व्यापार घाटी को संतुलित करना अन्य साझेदार देशों के लिए एक चुनौती भी बनी हुई है। शासन के लिए वैश्विक मॉडल, तो वैश्विक मंदी, व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद के बीच ब्रिक्स के लिए एक प्रमुख चुनौती शासन के एक नए वैश्विक मॉडल का विकास करना है जो एक ध्रुवीय नहीं हो बल्कि समावेशी और रचनात्मक हो। लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रकट हो रहे वैश्वीकरण के नकारात्मक परिदृश्य से बचा जाए और विश्व की एकल वित्तीय तथा आर्थिक सतत को विकृत किए या तोड़े बिना वैश्विक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक जटिल विलय शुरू किया जाए। ये भी हो सकता है इसमें। अगर हम लोग भारत के लिए महत्व क्या है इस संगठन का, ये भी देख लीजिए। भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। NDB भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में मदद करेगा। NDB ने अपने पहले ऋण को स्वीकृति दी और जिसमें आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा हेतु $250 मिलियन का ऋण शामिल है। भू राजनीति, तो वर्तमान भू राजनीति में ने भारत के लिए अमेरिका और रूस, चीन ध्रुवों के बीच अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने हेतु एक मध्य मार्ग बनाना मुश्किल कर दिया है। और ऐसे में ब्रिक्स प्लेटफॉर्म भारत को रूस, चीन ध्रुव को संतुलित करने का अवसर भी प्रदान करता है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, तो आप देखिए ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली में सुधार के एक साझा उद्देश्य का आह्वान भी किया जिसमें एक अधिक न्यायपूर्ण व संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की तीव्र इच्छा भी शामिल थी। और इसके लिए ब्रिक्स समुदाय वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में G20 में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी G20 की, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी भारत शामिल है, आप लोगों को याद होना चाहिए। किसमें? G20 में। क्या है? भारत भी इसका सदस्य है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। आतंकवाद, तो ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। और आप देखिए वैश्विक समूह, तो भारत सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे लक्ष्यों को हासिल करने में चीन सबसे बड़ी बाधा है और ब्रिक्स चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और आपसी विवादों को सुलझाने का अवसर भी प्रदान करता है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखिए अन्य भागीदार देशों का समर्थन हासिल करने में मदद भी करता है। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए यूएन के बारे में। यूएन संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में उसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में उसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका काम है। इसमें आप देखिए टोटल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये समस्या बने हुए हैं। इनके पास आप देखिए विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अगर आप देखिए कोई प्रस्ताव आता है तो पांचों को सहमत होना चाहिए, अगर एक भी उसके विपक्ष में रहता है तो वो प्रस्ताव क्या रद्द हो जाता है। इसमें स्थायी सदस्य कौन कौन से? चाइना, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक कहानी ब्रिक्स की हो गई। मुझे लगता है कि इससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग जवाब दे पाएंगे उनके।